पीडीएफ मिला है? चलिए पीडीएफ जो अभी आ रहा है वो भी ले लीजिएगा। ऑनलाइन वाले आवाज यदि जा रहा है तो एक बार 5 दबाना। चलिए हम बोले थे कि हरियाणा का नाम सुना है? हरियाणा का नाम सुना है ना? हरियाणा में सोनीपत का नाम सुना होगा। पानीपत और सोनीपत। पानीपत का 3 गो युद्ध हुआ था, 1526, 1556 और 1761। अंतिम वाला मराठा के साथ हुआ था, एगो हुआ था बाबर के साथ और एगो हुआ था अकबर के साथ। ये जो पानीपत और सोनीपत वाला इलाका देखते हैं, इसी वाले क्षेत्र में गुप्त वंश के बाद भारत में, या उत्तर भारत कह सकते हैं आप, उत्तर भारत में सबसे बहुत बड़ा वंश आया जिसको तुम्हारा वर्धन वंश कहा गया या पुष्यभूति वंश कहा गया था। और पुष्यभूति वंश का एक अंतिम शासक था जिसका नाम हर्षवर्धन था तुम्हारा। और हर्षवर्धन जब हारता है, और हर्षवर्धन जो हारा था पुलकेशिन द्वितीय के साथ हारा था। यहां पे देखिएगा एक नर्मदा नदी है जो तुम्हारा पूरब से किधर की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। और कहा जाता है कि जब उत्तर भारत को जीत लिया तो हर्षवर्धन का एक मनसा था कि दक्षिण भारत को जीतना है। और दक्षिण भारत में पुलकेशिन द्वितीय और इसके दोनों के बीच में एक बैटल होता है, और उस बैटल में कहा जाता है कि हर्षवर्धन की हार हो गई। जब हर्षवर्धन की हार हुई तो कहा जाता है कि हर्षवर्धन के हार के बाद तुम्हारा उत्तर भारत में और पश्चिमी भारत में 3 सबसे महान वंश आए तुम्हारा, और तीनों वंश एक साथ आता है। जो एक वंश बना वो तुम्हारा पाल वंश बना तुम्हारा। बाद में धीरे धीरे इस वंश ने इस क्षेत्र को भी अपने अंदर किया, इस क्षेत्र को भी अपने अंतर्गत किया। जो एक वंश बना वो वंश बना तुम्हारा ये गुर्जर प्रतिहार वंश, जो गुजरात राजस्थान वाले इलाके में रहा। और जो एक वंश बना वो वंश बना तुम्हारा कौन सा? तो वो वंश बना तुम्हारा दक्षिण भारत का, और सॉरी पश्चिमी भारत का। और ये वंश बना राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश। ये राष्ट्रकूट वंश रहा, ये गुर्जर प्रतिहार वंश रहा, और ये तुम्हारा पाल वंश रहा, पाल डायनेस्टी रहा। तीनों के बीच में एक संघर्ष होता है, और तीनों के बीच में जो एक संघर्ष हुआ वो संघर्ष होता है कन्नौज को लेकर के। जब गोपाल का शासन चल रहा था तो गोपाल के शासन काल में संघर्ष नहीं होता है। अब धर्मपाल आया तो धर्मपाल के समय काल में संघर्ष जो है होना स्टार्ट होता है।
देवपाल के समय में बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ और मेन लड़ाई थी तुम्हारा कन्नौज को लेकर के। कन्नौज वाले क्षेत्र में कहा जाता है कि तीनों अपना वर्चस्व जमाना चाहता था, लेकिन अंतोगतवा इस तीनों का त्रिपक्षीय संघर्ष आप यदि इतिहास में पढ़िएगा तो त्रिपक्षीय संघर्ष में तीनों में जो अंतिमतः परिणाम निकला वो परिणाम निकला तुम्हारा प्रतिहारों का, और प्रतिहार कहा जाता है कि अंतिम में विजयी घोषित हुआ तुम्हारा। तो प्रतिहार के बारे में हम नहीं पढ़ाएंगे आपको, ना ही राष्ट्रकूट के बारे में हम पढ़ाएंगे, क्योंकि बिहार पढ़ रहे हैं तो बिहार में जो चर्चा है वो किस वंश के बारे में है? पाल वंश के बारे में। किसके वंश के बारे में? पाल वंश के बारे में। कहा जाता है कि जिस समय ये वंश आया, पाल वंश आया, उस समय कहा जाता है कि बिहार वाले क्षेत्र में, बंगाल वाले क्षेत्र में और उड़ीसा वाले क्षेत्र में, बड़ा सही उसमें छत्तीसगढ़ को भी अटैच कर दीजिए आप, झारखंड वाला जो इलाका है उसको भी अटैच कर दीजिए आप, मतलब आधा उत्तर भारत जो था कहा जाता है कि बड़ा अराजकता से फैला हुआ क्षेत्र था। आफ्टर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बाद का, हर्षवर्धन के समय में ठीक ठाक क्षेत्र हुआ करता था, हर्षवर्धन के बाद का बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि पूरी तरह अराजकता का माहौल था। हर्षवर्धन के साम्राज्य के विघटन के पश्चात 8वीं शताब्दी के मध्य में पूर्वी भारत में, यानी जो आज का बंगाल आपको दिख रहा है तुम्हारा, वहां पे एक वंश का उदय होता है और उसी वंश को कौन सा वंश कहा गया? पाल वंश कहा गया। और इस पाल वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है? गोपाल को माना जाता है। गोपाल कोई राजा का बेटा नहीं था, या इसके वंश कोई राजतांत्रिक वंश नहीं थे। यहाँ के लोगों ने, जैसे दुर्गपाल, दुर्गपाल का मतलब क्या होता है? रक्षक करना, दुर्ग का रक्षक करना। तो कहा जाता है कि गोपाल भी कुछ इसी प्रकार का हुआ करता था, लेकिन इस व्यक्ति ने बड़ा जल्दी अपना नाम कमाया था क्षेत्र में, और यहाँ के लोगों को लगने लगा कि नहीं, यदि कोई रक्षा कर सकता है और कोई इस अराजकता को कोई दूर कर सकता है तो कोई और नहीं, गोपाल कर सकता है तुम्हारा। तो गोपाल को कहा गया कि आप संभालिए, इस क्षेत्र को आप संभालिए। और 750 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र में एक नया वंश उभरता है, और जिसके संस्थापक कौन बने? तुम्हारा गोपाल बने। तो गोपाल वंश की स्थापना, तुम्हारा पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। और ये बौद्ध धर्म के अनुसार यदि आप लोग देखिएगा, इसमें कहा गया है कि गोपाल ने किया था, क्योंकि पाल वंश के जितने भी राजा हुए, चाहे गोपाल हुए, चाहे धर्मपाल हुए, चाहे देवपाल हुए, चाहे जयपाल हुए, जितने भी राजा हुए वो सारे के सारे बौद्ध धर्म स्वावलंबी थे, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। और बौद्धिस्ट ग्रंथ में जो है, बौद्धिज्म लिटरेचर में जो है, इसके बारे में बताया गया। इसने अपनी राजधानी जो बनाई थी बिहार के मुंगेर वाले इलाके को बनाई थी तुम्हारा, और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है कि पाल वंश की जो राजधानी हुआ करती थी कहां हुआ करती थी? तुम्हारा मुंगेर में हुआ करती थी। गोपाल अपने शासनकाल में ठीक ठाक काम किया तुम्हारा। गोपाल किस धर्म के अनुयायी थे? तुम्हारा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उसने बौद्ध बिहार को विशेष संरक्षण दिया, और गोपाल ने ही तुम्हारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे आप लोग, जो उदंतपुरी बिहार है। बिहार का मतलब हम समझाए थे कि बिहार जो है वो बिहार से ही बना है, और बिहार जो था वो क्या था? बौद्ध के जो लोग रहते थे, जो बौद्ध भिक्षु जिस गुफा में रहते थे, जिस घर में रहते थे, उसको विहार कहा जाता था। और चूंकि भारत में सबसे ज्यादा विहार जो है मगध वाले क्षेत्र में था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? बिहार पड़ा तुम्हारा। हालांकि बिहार जो है पहली बार कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने बोला था, लेकिन आधुनिक रूप से यदि आपसे पूछेगा कि बिहार शब्द आधुनिक रूप से कहां हुआ, तो 1912 में तुम्हारा जब बंगाल से अलग हुआ था तुम्हारा, तो उस समय अंग्रेजों ने आधुनिक रूप से बिहार कहा था इस क्षेत्र को तुम्हारा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल के द्वारा ही बनाया गया, जो अभी के बिहार शरीफ वाले इलाके में आपको देखने को मिलेगा। और इन्होंने एक मठ बनाया था, इसी को बाद में तुम्हारा विश्वविद्यालय का नाम दिया तुम्हारा। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? क्या बोलिएगा? गोपाल के द्वारा।
उदंतपुरी विश्वविद्यालय का सर्वप्रमुख विद्यार्थी कहा जाता है अतीश दीपंकर श्रीज्ञान था, जो बाद में कहा जाता है कि यही विश्वविद्यालय का जो भाई साहब सबसे प्रमुख या सर्वप्रमुख विद्यार्थी कह सकते हैं, जो बाद में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रधानाचार्य भी बनाया गया था। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन की भाई साहब, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो प्रधानाचार्य थे, जिनका नाम क्या था तुम्हारा, अतीश दीपंकर श्रीज्ञान, वो किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे? तो कौन सा तुम्हारा, उदंत विश्वविद्यालय, उदंतपुरी। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय को बनाने वाला रूलर कौन था? गोपाल था, जो अभी वर्तमान में कहां पड़ता है? बिहार शरीफ। कहां पड़ता है तुम्हारा? बिहार शरीफ। तो पूछेगा आपसे कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो क्या बोलिएगा? गोपाल। कौन था? गोपाल। राजधानी कहां बनाया? मुंगेर। राजधानी कहां बनाया? मुंगेर। क्योंकि ये बौद्ध धर्म के लोग थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो इन्होंने एक विश्वविद्यालय बनाया, वहीं पे एक मठ भी बनाया तुम्हारा, और उसका नाम क्या था तुम्हारा? उदंतपुरी। कौन सा तुम्हारा? उदंतपुरी। इस नाम को हाईलाइट कर लेना, अतीश यानी तुम्हारा अतीश दीपंकर श्रीज्ञान, इस नाम को हाईलाइट कर लीजिए। क्लियर है? अब आते हैं धर्मपाल पे। गोपाल के बाद यदि रूलर बना तो वह धर्मपाल बना, और पाल वंश का सबसे महान शासक जो कहा गया वो धर्मपाल को कहा गया तुम्हारा। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल शासक बनता है, तथा इसने लगभग 40 साल तक शासन किया तुम्हारा पाल वंश में। पाल वंश का जो संस्कृति और कला देखिएगा, आर्ट एंड कल्चर देखिएगा, तो आर्ट एंड कल्चर जो है सबसे ज्यादा पाल वंश में किसी में विकसित हुआ तो वो धर्मपाल के समय में हुआ था तुम्हारा। और इसका जो समय पीरियड है वो 750 से लेकर के 810 तक। धर्मपाल पाल वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज में हुए त्रिदलीय त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया। ये क्वेश्चन आता है, इस पॉइंट को हाईलाइट करना। पूछेगा कि पाल वंश का पहला राजा जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में तुम्हारा त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित है तो वो कौन थे तुम्हारा? धर्मपाल थे तुम्हारा। क्लियर? और त्रिपक्षीय संघर्ष में हम बताएं कि एक प्रतिहार, एक पाल और तीसरा तुम्हारा राष्ट्रकूट था तुम्हारा। क्लियर है? आगे देखो, भागलपुर जिले में अवस्थित जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसका गठन जो है किसके द्वारा करवाया गया था? धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? धर्मपाल के द्वारा, ध्यान में रखना है। और एक और था तुम्हारा सोमपुरी विश्वविद्यालय था, सोमपुरी महाविहार था, जो उस समय बंगाल का पार्ट था और वर्तमान में जो है वो बांग्लादेश का पार्ट है। और सोमपुरी महाविहार जो है या सोमपुरी जो विश्वविद्यालय कह सकते हैं, वो भी धर्मपाल के द्वारा ही बनाया गया था। तो धर्मपाल ने अपने समय में 2 विश्वविद्यालय बनाए थे। एक विश्वविद्यालय जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बिहार के भागलपुर और मुंगेर वाले क्षेत्र में था, और एक तुम्हारा सोमपुरी विश्वविद्यालय जो उस समय बंगाल का पार्ट था, लेकिन अभी वर्तमान में पूछेगा कि वो विश्वविद्यालय कहां पड़ता है, तो कहां पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है। कहां पड़ता है तुम्हारा? बांग्लादेश में पड़ता है। क्लियर है? अब जब आगे देखोगे, धर्मपाल को परम सौगात कहा गया। राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र थे तुम्हारा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इनके दरबारी कवि का नाम क्या था, इनके दरबार में कौन रहा करते थे? तो क्या बोलोगे? हरिभद्र रहा करते थे, और इसने ही तुम्हारा इसको परम सौगात कहा था। कहा जाता है कि धर्मपाल जो था, ये व्यक्ति को बिना लड़े हुए कन्नौज मिला था। राष्ट्रकूटों का जब हमला हुआ तो राष्ट्रकूट का नहीं, पहले प्रतिहारों का हमला हुआ था, और जब प्रतिहारों का हमला हुआ कन्नौज पे, तो कन्नौज उस समय कहा जाता है कि धर्मपाल के हाथ में आ चुका था। और जब प्रतिहार अटैक कर रहे थे कन्नौज के लिए, तो उसी समय कहा जाता है कि राष्ट्रकूटों का भी अटैक होता है। और प्रतिहारों के कन्नौज पहुंचने से पहले ही कहा जाता है कि राष्ट्रकूट शासक और प्रतिहारों के बीच में एक युद्ध होता है, और युद्ध हुआ था कन्नौज के ही लिए। और दोनों शासक कहा जाता है कि कन्नौज नहीं पहुंचा था। और राष्ट्रकूट शासक के बारे में कहा जाता है कि प्रतिहारों को राजस्थान के रेगिस्तान वाले इलाके में छुपने पर विवश कर दिया था। और पहली बार राष्ट्रकूटों का नाम जो है उत्तर भारत में बड़ा चरम सीमा पर था। तो कहा जाता है कि धर्मपाल को जो कन्नौज मिला था वो बिना युद्ध किए हुए मिला था।
और आ रहा था प्रतिहार लेने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में राष्ट्रकूटों के साथ युद्ध होती है। और जब राष्ट्रकूटों के साथ युद्ध होती है तो दोनों इधर युद्ध में तुम्हारा उलझन में फंसा हुआ है, और ये व्यक्ति को फ्री में जो है, मुफ्त में जो है तुम्हारा कन्नौज मिला था। तो कन्नौज पे शासन करने वाला भी पहला जो पाल शासक पूछेगा वो कौन था? तुम्हारा धर्मपाल था। कौन था? तुम्हारा धर्मपाल था। क्लियर है तुम्हारा? इनके दरबारी कवि यानी तुम्हारा कौन थे? तुम्हारा क्या बोलिएगा? हरिभद्र। कौन थे तुम्हारा? हरिभद्र। धर्मपाल को कौन सा उपाधि मिला? परम सौगात। कौन सा मिला? परम सौगात। और तुम्हारा धर्मपाल को ही उत्तरापद स्वामी भी कहा जाता है। ध्यान में लिखा, हाँ देखो लिखल है। गुजराती कवि थे, ये भी क्वेश्चन आया, इसको भी हाईलाइट करिए। तो डड्डल नाम के एक गुजराती कवि थे जो धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी कह के पुकारा था। धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी कह के पुकारा था। धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी कह के पुकारा था। लिख लिए? कोई दिक्कत नहीं है? तो आपसे पूछेगा कि सोडोड्डल जो तुम्हारा कवि हुआ करते थे वो किस पाल वंश के शासक में रहते थे? क्या बोलिएगा? धर्मपाल। और इन्होंने धर्मपाल को क्या कहा? तुम्हारा उत्तरापद स्वामी कहा। उत्तरापद स्वामी कहा। पूछेगा कि धर्मपाल ने, भाई साहब जो धर्मपाल को एक और उपाधि मिला था, उस उपाधि का नाम क्या था? परम सौगात। क्या नाम था? परम सौगात। किसके द्वारा? तुम्हारा हरिभद्र। किसके द्वारा? तुम्हारा हरिभद्र। गुजराती कवि सोडोड्डल किसके दरबार में रहा करते थे? धर्मपाल। किसके दरबार में? धर्मपाल। और इन्होंने तुम्हारा धर्मपाल को क्या कहा? उत्तरापद स्वामी का। क्या कहा? तुम्हारा उत्तरापद स्वामी का। क्लियर है? यही तक था हो। कोई है हो? देखो ना रे, छोड़ दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए आगे देखिए। धर्मपाल के बाद जो रूलर बना वो बना तुम्हारा देवपाल। कौन बना? तुम्हारा देवपाल। देवपाल 810 से लेकर के 850 तक रहता है। इसने भी अपने साम्राज्य को बड़ा किया और राजधानी इसका भी कौन सा था? मुंगेर। कौन सा था? तुम्हारा मुंगेर। ये कब से कब तक रहे? 810 से 850 तक। क्लियर है तुम्हारा? देवपाल ने जावा के शासक, इसको मारो, इसको हाईलाइट मारना, जावा, जावा सुमात्रा के नाम सुने होंगे तुम लोग। इंडोनेशिया का नाम सुने हैं? चलिए, कहा जाता है कि देवपाल ने जावा के शासक, जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर ही नालंदा में एक बौद्ध विहार की देखरेख के लिए 5 गांव का अनुदान दिया था तुम्हारा। कहा जाता है कि शासक ने तुम्हारा इससे देवपाल से इस बात का आग्रह किया था कि हम जो है एक बौद्ध मठ बनाना चाहते हैं आपके क्षेत्र में, और आप जो है हमको कोई क्षेत्र दान में दीजिए जहां पे हम ये बना सके। के अनुरोध पर कहा जाता है कि इस शासक ने 5 गांव दान में दिया था, अनुदान में दे दिया था कि यहाँ पे आप बौद्ध मठ बनाइए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसके शासन काल में जावा शासक, जिसका नाम क्या था तुम्हारा? बलपुत्र देव, बिहार के नालंदा में तुम्हारा बौद्ध मठ बनाया था? तो किसके शासनकाल में? देवपाल के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? और इसके लिए इन्होंने कितना गांव अनुदान में दिया था? 5 गांव। कितना गांव दिया था? 5 गांव। एक बार बताना अभी तक जितना पढ़ाए हैं। बोलेगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कितने वंश जो है शामिल थे? तो कितने? 3। काय गो? 3 गो। पहला पाल, पहला पाल, पहला पाल, दूसरा प्रतिहार, दूसरा प्रतिहार, दूसरा प्रतिहार, तीसरा राष्ट्रकूट, तीसरा राष्ट्र। पाल वंश का संस्थापक कौन? गोपाल। कौन था? गोपाल। कौन था? गोपाल। कौन था? गोपाल। राजधानी मुंगेर, राजधानी मुंगेर, राजधानी मुंगेर। धर्म बौद्ध, धर्म बौद्ध, धर्म बौद्ध। फिर बोलना, पाल वंश का संस्थापक गोपाल, राजधानी, राजधानी, राजधानी
मुंगेर ना। कौन से धर्म के अनुयायी थे? कौन सा? बौद्ध धर्म ना। एगो विश्वविद्यालय बनाया ना हो, कौन सा? कौन सा? उदंतपुरी ना, बंगाल वाले क्षेत्र में। कहां वाले क्षेत्र में? बिहार वाले क्षेत्र में ना। कौन सा? बिहार शरीफ। कौन सा? बिहार। कौन सा? बिहार। कौन सा? बिहार। बिहार शरीफ ना। बोलेगा कि गोपाल के बाद कौन बना? धर्मपाल। गोपाल के बाद धर्मपाल। गोपाल के बाद धर्मपाल। पाल वंश का वास्तविक संस्थापक धर्मपाल। वास्तविक संस्थापक धर्म, संस्थापक गोपाल और वास्तविक संस्थापक धर्मपाल। वास्तविक संस्थापक धर्म। एगो यूनिवर्सिटी ये दूगो, दूगो दूगो न रे। पहला विक्रमशिला, पहला विक्रमशिला कहां पे? भागलपुर मुंगेर, भागलपुर मुंगेर। और दूसरा सोमपुरी, दूसरा सोमपुरी। और सोमपुरी जो बनाए थे तुम्हारा उस समय बंगाल में, और अभी वर्तमान में कहां पे? बांग्लादेश ना। बोलेगा कि परम सौगात जो है किस रूलर को कहा गया? किस रूलर को कहा गया? धर्मपाल को ना। किसने कहा? हरिभद्र ना। किसने कहा? हरिभद्र। किसने कहा? हरिभद्र। किसने कहा? हरिभद्र। गुजराती कवि थे इनके दरबार में, गो नाम क्या था? सोडोढल। क्या नाम था? सोडोढल। इन्होंने इनको क्या कहा? उत्तरापथ स्वामी, उत्तरापथ स्वामी, उत्तरापथ स्वामी, उत्तरापथ। हमने कहा, तुमने कहा, किसने कहा? सोडोढल ना पंजाब का थे। कहां का थे? गुजरात न हो। परम सौगातो तो कहा किसी ने, तुम कहा। कौन कहा? कौन कहा? हरिभद्र ना। कौन कहा? हरिभद्र। हरिभद्र किसके दरबारी कवि? धर्मपाल। किसके दरबारी कवि? किसके? धर्मपाल के बाद है कौन? राजधानी मुंगेर, राजधानी मुंगेर, राजधानी मुंगेर। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होने वाला पहला पाल शासक धर्मपाल। पहला धर्मपाल, पहला धर्मपाल। दोनों दिक्कत है हो। कन्नौज पे कब्जा करने वाला पहला पाल शासक धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। क्लियर है तुम्हारा? ऐसे देखिए ताल में ताल मिलाइए, नहीं तो मेरा ताल गड़बड़ा जाता है। समझे कि नहीं समझे? चलिए। और बोलेगा कि किसके दरबार में, तो मतलब किसके काल में जो है जावा के रूलर, जावा के रूलर का नाम क्या था? बालपुत्र देव। ध्यान में रखना, बीपीएससी टीचर है, कुछ पूछ देता है। समझे कि नहीं समझे? और लास्ट ईयर का एग्जाम देखिएगा, थर्ड वाले का देखिएगा, टीआरई 3 का या टीआरई 2 का, उसमें देखिएगा बिहार स्पेशल से जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, फैक्चुअल ही आपका रिजल्ट बना रहा है बिहार स्पेशल का। बिहार स्पेशल में थियोरेटिकल नहीं पूछेगा। पॉलिटी में थियोरेटिकल आ सकता है, पॉलिटिकल थोड़ा सा थियोरेटिकल होता है, ज्योग्राफी में थियोरेटिकल आ सकता है, लेकिन इतिहास हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, ये सब थियोरेटिकल नहीं आता, ये सब फैक्चुअल आता है। आपके माइंड में फैक्ट याद रहना है। और हमको लगता है कि हम जो फैक्ट देते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, यदि आप नहीं हो ऐसे, हम ऐसे तो याद तो करना ही है, नहीं करते तो पागले हो। यदि लेकिन तभियो यदि थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, हमको लगता है कि ऑप्शन से मार दीजिएगा कि नहीं मार दीजिएगा? ऑप्शन में कोई दिक्कत होगा और ऑप्शन में मार दीजिएगा। तो देवपाल के शासन काल में जावा के रूलर का नाम क्या था? बालपुत्र देव। और बालपुत्र देव के अनुरोध पर कहां पे? नालंदा में। कहां पे तुम्हारा? नालंदा में। और देखिए कल जो एग्जाम हुआ है बिहार पुलिस वाला, और हमको लगता है बिहार स्पेशल हम कितना 4-5 क्लास पढ़ाए होंगे। बराबर की गुफाएं पढ़ाए थे ना? बराबर की गुफाएं, बराबर की गुफाएं पूछा है तुम्हारा। और यूट्यूब पे तो फतेर। बिहार स्पेशल में हम दावा ठोक के कहते हैं, और जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, पॉलिटी में तो आंख बंद करके कहते हैं, इसमें हम दावा ठोक करके कहते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। टीआरई में भी कह रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बिहार स्पेशल से संबंधित। हाँ, जो चीज हम आपको क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, जैसे जनगणना अब हम नहीं पढ़ाएंगे, उस दिन ही हम कह दिए थे, क्योंकि जनगणना हम पूरा यूट्यूब पे बता चुके हैं। तो आप उसमें करिए या ना करें, ये आपकी गलती होगी। करे तो ठीक है, नहीं करे तो वो ठीक है, तुम्हारे मन के ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है कुछ टॉपिक और हम यूट्यूब पे पढ़ा दें, और जो टॉपिक हम यूट्यूब पे पढ़ा देंगे वो टॉपिक हम आप लोगों को क्लास में नहीं पढ़ाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अंतिम समय में ये नहीं कहिएगा कि मास्टर तुम ही नहीं पढ़ाया।
ठीक ना, हम पहले ये बता दे रहे हैं। तो भाई साहब जावा के शासक का नाम क्या था? पालपुत्र देव। किससे अनुमति मांगा था? देवपाल से। कहाँ का था ये? जावा का। मिला था कि नहीं मिला था? मिला था। कहाँ पे? नालंदा। कहाँ पे? नालंदा। कितना गांव? 5 गांव। कितना गांव? 5 गांव। कितना गांव? 5 गांव। क्लियर है तुम्हारा? कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा? देवपाल भी किस धर्म के अनुयायी थे? किस धर्म के अनुयायी थे? किस धर्म के अनुयायी थे? बोर्ड खराब हो गया क्या? चलिए, तो देवपाल भी किस धर्म के थे तुम्हारा? बौद्ध धर्म के। किस धर्म के? बौद्ध धर्म के। क्लियर है तुम्हारा? अब जब आगे आओगे, देवपाल के बाद कहा जाता है कि महिपाल प्रथम बना था तुम्हारा। महिपाल प्रथम 988 से 1038 ईस्वी तक रहा तुम्हारा। और देखिएगा तो देवपाल के बाद पाल वंश का पतन होना स्टार्ट हो जाता है। जो संभाला धर्मपाल और देवपाल। देवपाल, अब एक बाप का 5 गो बेटा है, जरूरी थोड़ी है कि 5 लायके हो, जरूरी नहीं है तुम्हारा। हो सकता है कि 2 गो लायक हो, 3 गो नालायक हो। दिक्कत होता है एक बाप का जगह 1 गो बेटा रहता है, वो या तो लायक निकलता है या तो नालायक निकलेगा। लायक रहा तो ठीक है, और नालायक रहा तो गड़बड़ है। हम एक गो है। तो भाई साहब डिपेंड करता है कि आप पे, कि आप कैसा। पिताजी के पास 10 बीघा जमीन है और आप 10 कट्ठा छोड़ दिए, मतलब आप लायक नहीं हुए। तब आपसे बड़ा नालायक कोई नहीं हो सकता है। 10 बीघा को 20 बीघा बना दिए, तब आपको कहेगा कि आप लायक बेटा निकले। लेकिन जगरा 5 गो रहता है, वो 1 2 गो लायक बनिए जाता है तुम्हारा। दिक्कत होता है एगो वाला को। एगो इसमें कोई है? एगो वाले हैं? एगो वाले जो हाथ उठाइएगा। एगो वाले हैं? चलो ठीक है। और बाद बाकी 2 3 गो वाले हैं क्या? हो 5 गो वाला है? बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। तो देवपाल के बाद कहा जाता है कि पाल वंश का पतन शुरू हुआ। इसके पश्चात कहा जाता है कि महिपाल जो है वो रूलर बनता है पाल वंश का। यानी देवपाल के बाद पाल वंश का रूलर महिपाल बना, जिसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। थोड़ा बहुत ठीक ठाक काम किया महिपाल। और महिपाल के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता, इस पॉइंट को हाईलाइट करिए। द्वितीय संस्थापक पूछेगा कि पाल वंश के किस रूलर को द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? महिपाल को, महिपाल प्रथम को। लिख लिए? अब ध्यान समझना। अब 1023 ईस्वी में कहा जाता है कि चोल शासक राजेंद्र चोल से युद्ध में महिपाल की बहुत बड़ी पराजय होती है। चोल बड़ा खतरनाक वंश हुआ। दक्षिण भारत का सबसे प्रतापी कोई वंश हुआ तो चोल वंश हुआ। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, लेकिन विजयालय के समय में उतना बढ़िया नहीं हुआ। राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, ये जो दोनों बाप बेटा आया, भाई साहब ये तो श्रीलंका, आज जिसको आप श्रीलंका कहते हैं, पहले उसका नाम चोल मंडलम रखा था ये लोग, और उत्तरी श्रीलंका का नाम अनुराधापुर रखा था। घर घुस के मारना जिसको कहते हैं, वैसे मारा था तुम्हारा। महेंद्र फिफ्थ हुआ करता था उस समय श्रीलंका का राजा। बाप मारा तो बाप मारा था तो भाई साहब वहीं के घर घुस के मारा, और क्षेत्र को नहीं लिया था। लेकिन जब बेटा गया मारने के लिए तो मारा तो मारा, साथ में लेकर के भी आया, और आधा श्रीलंका जो है
आधा उत्तरी श्रीलंका जो है अपने नाम किया तुम्हारा। तो चोल राजवंश बड़ा खतरनाक है। भारत के इतिहास में पहला जो स्थानीय शासन की विशेषता मिलती है वो तुम्हारा चोल वंश में मिलता है। इतिहास में क्वेश्चन आता है और बीपीएससी के 66वीं या 67वीं बीपीएससी में यही क्वेश्चन आया था कि भारत के किस वंश में तुम्हारा स्थानीय शासन का तुम्हारा प्रतीक मिला है, तो चोल वंश में मिला है। नेवी उतना ही स्ट्रांग था इसका, मतलब नौसेना से लेकर के हर एक सेना तक कहा जाता है कि चोल वंश बड़ा खतरनाक रहा और उस पे एक पर एक रूलर आया। आज यदि आप जाइए दक्षिण भारत में, बृहदेश्वर का मंदिर चोल राजाओं के द्वारा ही बनाया गया था तुम्हारा, तंजेश्वर का मंदिर चोल राजाओं के द्वारा ही बनवाया गया। मतलब हर एक चीज में सबसे आगे रहा चोल वंश के राजा। तो कहा जाता है कि एगो राजा बना जिसका नाम था तुम्हारा राजेंद्र प्रथम, और राजेंद्र प्रथम जब बना तो इसने अपना 2 राजधानी बनाया। एक राजधानी तंजावुर को बनाया जिसको तंजोर कहते हैं अभी, और एक राजधानी बनाया था गंगई कोंड चोलपुरम। कहा जाता है कि गंगई गंगा के नाम से पड़ा, और उस समय महिपाल रूलर हुआ करता था। और जब राजेंद्र प्रथम बना तो इसको कहा गया कि आपने दक्षिण भारत को तो जीत लिया, लेकिन उत्तर भारत को जीत के बताइए। और दक्षिणापथ स्वामी कहा गया था इस व्यक्ति को। तो कहा जाता है कि इसी जोश में इस व्यक्ति ने, और ये भी कहा था कि कावेरी और गंगा का यदि पानी मिल जाए और उसको मिला करके यदि एगो नगर बसाया जाए तो बड़ा तुम्हारा समृद्धशाली वो क्षेत्र होगा। इसी को देखते हुए कहा जाता है कि राजेंद्र प्रथम जो है तुम्हारा वो अटैक किया था, और उस समय पाल वंश का शासक यानी महिपाल था, और दोनों के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध में पाल वंश के राजा का हार होता है। और राजेंद्र चोल जो है कहा जाता है कि गंगा का पानी लेकर के आया था, और वही गंगा का पानी लेकर के जब आया और गंगा और कावेरी के पानी से कहा जाता है कि एक गड्ढा खुदवाया था, और उसी गड्ढा के चारों साइड एगो नगर बसाया इस व्यक्ति ने, जिसका नाम तुम्हारा गंगई चोलपुरम पड़ता है तुम्हारा। और गंगई चोलपुरम जो जगह है ये तुम्हारा बनाने वाला यदि चोल वंश का राजा हुआ तो वो कौन हुआ तुम्हारा? राजेंद्र प्रथम हुआ। समझ आ गया तुम्हारा? तो भाई साहब महिपाल को हराने वाला व्यक्ति कौन था तुम्हारा? राजेंद्र प्रथम, जो किस वंश का था तुम्हारा? चोल वंश। किस वंश का था? चोल वंश का। और महिपाल को हराया, और उसके बाद कहा जाता है कि महिपाल के मृत्यु के साथ ही बिहार वाले क्षेत्र में पाल वंश का भी समाप्ति होता है, पाल वंश का भी पतन होता है। अब हमको बता दो कि कोई दिक्कत हुआ पाल वंश में? पूरा क्लियर है ना पाल वंश? अब हमारे तरफ एक बार देखिए, और जितना पाल वंश पढ़ाए हैं आई होप कि आप लोग को याद हो गया होगा, और नहीं याद हुआ होगा तो कपार फाड़ देंगे। अभी हम बढ़िया से पढ़ाए हैं और आपको जवाब देना पड़ेगा। बताइएगा, पूछेगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कितने वंश थे? तो क्या बोलिएगा? 3 वंश। कितने वंश थे? 3 वंश। कितने वंश थे? 3। पहला पाल, पहला पाल, पहला पाल, पहला पाल, दूसरा प्रतिहार, दूसरा प्रतिहार, दूसरा प्रतिहार, तीसरा राष्ट्रकूट, तीसरा राष्ट्रकूट, तीसरा राष्ट्रकूट, तीसरा राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक कौन? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल न हो। राजधानी कहाँ? मुंगेर। राजधानी मुंगेर, राजधानी मुंगेर, राजधानी मुंगेर, राजधानी मुंगेर। धर्म कौन सा? बौद्ध। धर्म कौन सा? बौद्ध। धर्म कौन सा? बौद्ध। विश्वविद्यालय बनाया ना कौन सा? कौन सा? ओदंतपुरी ना। कहाँ? कहाँ? बिहार शरीफ ना। बोले तो बिहार वाले क्षेत्र में गोपाल के बाद कौन रूलर बना? धर्मपाल। कौन बना? धर्मपाल। कौन बना? धर्मपाल। वास्तविक संस्थापक धर्मपाल। वास्तविक संस्थापक धर्म। वास्तविक संस्थापक राजधानी मुंगेर, राजधानी मुंगेर, राजधानी मुंगेर। दूगो कोई एगो विश्वविद्यालय? दूगो ना। काईगो? दोगो। पहला विक्रमशिला, पहला विक्रमशिला, पहला विक्रमशिला। पहला कहाँ पे? भागलपुर ना। भागलपुर यानी बिहार वाले क्षेत्र में। और दूसरा सोमपुरी, दूसरा सोम, उस समय का बंगाल और वर्तमान का बांग्लादेश, वर्तमान का बांग्लादेश, वर्तमान का बदला।
बोलेगा परम सौगात किसको कहा गया? धर्मपाल को। परम सौगात धर्मपाल, परम सौगात धर्मपाल। हमने कहा, तुमने कहा, किसने कहा? किसने कहा? हरिभद्र न हो। किसने कहा? हरिभद्र। किसने कहा? हरिभद्र। उत्तरापद स्वामी भी तो कहा जाता था, हम कहे। किसने कहा? सोडोडल ना पंजाब के थे। कहाँ के थे? कहाँ के थे? गुजरात के न हो। धर्मपाल के बाद कौन आया? कौन आया? देवपाल ना। धर्मपाल के बाद देवपाल, धर्मपाल के बाद देवपाल, धर्मपाल के बाद देवपाल, धर्मपाल के बाद देव। राजधानी मुंगेर, राजधानी मुंगेर। धर्म बौद्ध, धर्म बौद्ध, धर्म बौद्ध, धर्म बौद्ध, धर्म बौद्ध। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होने वाला पहला पाल शासक कौन? धर्मपाल। कौन था तुम्हारा? धर्म। कौन था तुम्हारा? धर्मपाल। बोलेगा कि जावा का एक शासक था ना हो, क्या नाम था? क्या नाम था? बलदेव पुत्र। क्या नाम था? अब भाई साहब एगो बौद्ध मठ बनाने का बोला था ना, किस राजा से? देवपाल या जयपाल? देवपाल। श्योर हो? काय गो गांव? काय गो गांव? 5 गो न हो। और बोलेगा अंतिम वाला तो क्या बोलिएगा? महिपाल। क्या बोलिएगा? महिपाल। क्या बोलिएगा? महिपाल। राजधानी मुंगेर, राजधानी, राजधानी। कौन सा धर्म? बौद्ध। कौन सा धर्म? कौन सा धर्म? लड़ाई हुई ना हो, किस शासक से? कौन सा? राजेंद्र प्रथम। और राजेंद्र प्रथम किस वंश का? चोल वंश। किस वंश का? चोल वंश। किस वंश का? चोल वंश। और यहां से पाल वंश क्या होता है? समाप्त। क्या होता है? समाप्त। कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा। पाल वंश आपको हम क्लास में याद करवा दिए, अब नहीं याद हुआ होगा तो आप पागल होंगे। अब आते हैं बिहार के प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश के बारे में। बहुत सारा क्षेत्रीय राजवंश बना। जो सबसे फेमस क्षेत्रीय राजवंश है, जो एग्जाम में पूछता भी है, वो है तुम्हारा कर्नाट वंश। कौन सा वंश तुम्हारा? कर्नाट वंश। ध्यान में, ठीक है। सर मेरा फेस नहीं कैसे दिखेगा? हम अभी नीचे कैसे दिखे? चलिए आगे बढ़े। मिथिला का कौन सा? मिथिला का कौन सा वंश? कर्नाट वंश। पूरा नेपाल तक को लिया था इन लोगों ने। अब ध्यान से समझिएगा। कहा जाता है कि पाल वंश के शासक रामपाल के शासनकाल में एक व्यक्ति था जिनका नाम था नान्यदेव। नान्यदेव 1097 ईस्वी में मिथिला वाले क्षेत्र में एक वंश का स्थापना किया, जिस वंश का नाम क्या था? कर्नाट वंश। क्या नाम था तुम्हारा? कर्नाट वंश। नेपाल का भी क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता था, इसी के अधीन था तुम्हारा। तो आपसे पूछेगा कि कर्नाट वंश की जो स्थापना थी वो बिहार के किस क्षेत्र में? तुम्हारा मिथिला क्षेत्र में। किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? नान्यदेव के द्वारा ना। कब किया गया था? 1097। कब किया गया था? 1097 में। क्लियर है तुम्हारा? अब ध्यान से समझिएगा। नान्यदेव ने एक तुम्हारा उपाधि लिया था जिसका नाम था कर्नाट कुलभूषण। क्या नाम था? कर्नाट कुलभूषण। मारो हाईलाइट करो, एकड़ा हाईलाइट करिए। कर्नाट कुलभूषण। अब जबरदस्ती है हो, तुम हमको रोकेगा? पता है कि स्टेज पे काहे नहीं रहते, नीचे काहे जाते हैं आप? अब तुम हमको रोकेगा हो? आओ तनी फेस के सामने। चलिए, तो नान्यदेव ने कर्नाट कुलभूषण का उपाधि लिया था, ठीक है। और पूछेगा कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव था। कब किया था? 1097 ईस्वी। कब किया था? 1097 ईस्वी। और इसने कौन सा उपाधि लिया था? कर्नाट कुलभूषण। बिहार के किस क्षेत्र में? मिथिला वाले। किस क्षेत्र में? मिथिला वाले क्षेत्र में। क्लियर है तुम्हारा? आगे देखो।
नान्यदेव का एक पुत्र था जिसका नाम था गंगदेव। गंगदेव के बारे में कहा जाता है कि एक योग प्रशासक था जिसकी राजधानी सिमरावगढ़, ये भी ध्यान में क्वेश्चन आता है कि कर्नाट वंश की क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी वाले में कि कर्नाट वंश की राजधानी कहां थी, तो कहां थी तुम्हारा, सिमरावगढ़ थी तुम्हारा। जो बीपीएससी कमीशन वाला एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कर्नाट वंश की राजधानी कहां थी, तो सिमरावगढ़ थी तुम्हारा। और इसकी स्थापना पूछेगा तो नान्यदेव ना, कौन था तुम्हारा, नान्यदेव। जो वर्तमान में अभी देखिएगा तो नेपाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा तुम्हारा। क्लियर है। अब जब आगे देखोगे तो जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था बिहार वाले क्षेत्र में, बख्तियार खिलजी कोई और नहीं, बख्तियार खिलजी तुम्हारा कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम मत बोलो, इसको मोहम्मद गौरी का ही कह सकते हो। मोहम्मद गौरी ही बख्तियार खिलजी को लेके आया था, लेकिन कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के 3 गो गुलाम हुआ करता था, जिसमें से एक कुतुबुद्दीन ऐबक था, एक कुबाछा नाम का व्यक्ति था और एक यालदोज नाम का व्यक्ति था। और कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के ही साथ तुम्हारा बख्तियार खिलजी भी रहा करता था, लेकिन बख्तियार खिलजी का जो प्रेम था वो तुम्हारा इसके साथ ठीक ठाक था, मतलब क्या बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। मोहम्मद गौरी 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था तुम्हारा। पहला युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार होती है पृथ्वीराज चौहान से, दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत होती है। और उसमें जो सबसे बड़ा सहायता किया था मोहम्मद गौरी का, वो जयचंद किया था, क्योंकि जयचंद की बेटी बियाह कर ली थी तुम्हारा किससे, पृथ्वीराज चौहान से। दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है, मोहब्बत हुआ ब्याह कर लिया, इस बात का बड़ा उसको दुख था कि भाई साहब ब्याह का है, लेकिन वो जयचंद को 2 बात का गुस्सा था। एक तो उसको दिल्ली नहीं मिला था, उस बात का गुस्सा था, और दूसरा बात, एक बात 3 बात कह सकते हो। दूसरा बात कि भाई साहब प्रेम प्रसंग भी हुआ तो उसी व्यक्ति से हुआ जिस व्यक्ति के चलते उसको दिल्ली नहीं मिला तुम्हारा। और तीसरा सबसे दुखदाई जो बात था, कहा जाता है कि बीच सभा से उसकी बेटी को उठा के लेके गया था, क्योंकि पहले होती थी स्वयंवर, स्वयंवर समझ रहे हैं, हाँ, माला लेके खड़ा रहे, जैसे माँ सीता का भी स्वयंवर ही हुआ था तुम्हारा, तो स्वयंवर होती थी। देखिए लव मैरिज उस समय भी था, कौन कहता है कि लव मैरिज नहीं था, स्वयंवर एज लाइक अ लव मैरिज। आप में योग्यता है तो आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और अभी भी वही होता है, यदि नौकरी उकरी कर लेगा तो मतलब योग्य हो गया, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी उसको बुरा माना जाता है, पहले ऐसा नहीं था, पहले स्वयंवर होता था तुम्हारा। रावणों ने पहुंचा था मां सीता के स्वयंवर में, तो भाई साहब तो देखो योग्यता था तो भगवान नाम लेके चल गए मां सीता को। तो बीच सभा से उनकी बेटी को लेके गया था तुम्हारा ये व्यक्ति, और तुरंत 1 साल पहले तराइन के प्रथम युद्ध में ये व्यक्ति हराया था। जयचंद ही भेजा था, गुजरात का एगो बैंकर हुआ करता था, और उसी ने भेजा था कि जाओ मोहम्मद गौरी को कहना कि भाई साहब भारत में उसका एगो दोस्त है और वो अटैक करे पृथ्वीराज चौहान पे, और उसका साथ देने के लिए हम हैं। और कहा जाता है कि तराइन का दूसरा युद्ध उसी अगला साल यानी 1192 में हुआ, और उसमें सही में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। हार एक षड्यंत्र के रूप में होती है। कहा जाता है कि दिन भर का जब युद्ध समाप्त हुआ था तो रात में कैंप में, जो सेना का कैंप लगा हुआ था, उसमें आग लगा दिया गया था, और उसी में से पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान के एक बहुत ही फेमस दरबारी कवि थे जिनका नाम क्या था, चंद्रबरदाई नाम, जिसने वो किताब लिखा है, कौन सा, पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो में ही तो पूरा घटना दिखाया गया है। और भाई साहब मोहम्मद गौरी उसको लेके चल जाता है गजनी, और जब वहां लेके गया तो वहां पे मरवाया जाता है। ये फालतू बकवास है कि भाई साहब पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को मार दिया था, ये ऐसा कहा जाता है कि ऐसा लिखा गया, बट ये रियल नहीं है, क्योंकि एक शब्द भेदी बाण कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का दोनों आंख निकाल लिया गया था। और मोहम्मद गौरी ने कहा कि सुने कि तुम्हारा जो राजा है अपने आप को बहुत बड़ा धनुर्धर समझता है, अर्जुन समझता है अपने आप को,
तो बोलो निशाना लगाने के लिए। तो चंद्रबरदाई कहता है कि ठीक है, हम कुछ बातें कहते हैं और आप जो है शांत रहिए। बोला ठीक है। उसी में कहता है 4 बांस 24 गज उंगल अष्ट प्रमाण है, उस पे बैठा है गोरी मत चुको चौहान। अब मारता कहता है कि वहीं पे मर जाता। बकवास है ये सब चीज, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि मोहम्मद गौरी यदि उस समय मर जाता तो आगे चंदावार का युद्ध होता है तुम्हारा, जिसमें तुम्हारा किसको हराता है, जयचंद को ही खुद हराता है। और जयचंद को पहली बार लगा था कि नहीं मेरा दमादे सही था। तो लड़का ठीक ठाक हो, देखने में बढ़िया हो, पैसा हो, तो ब्याह कराने में क्या दिक्कत है, करवा दो। कौन जात पात पूछता है। भाई साहब पृथ्वीराज चौहान दिखने में भी उतना ही स्मार्ट पैसा वाला था। तो भाई साहब जी तो आपका बड़ा सुर में आता है तुम्हारा। अब चंदावार का युद्ध हुआ था 1194 में, 1194 में। फिर से बोलो जी। और 1194 में जो ये युद्ध हुआ था, इसमें तुम्हारा फिर मोहम्मद गौरी हराता है किसको, जयचंद को हराता है। यहां से चौहानों का भी समाप्त हुआ और कन्नौजों का भी समाप्त हुआ था। और इसी समय कहा जाता है कि पहली बार, हालांकि पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक तराइन के प्रथम युद्ध में ही साथ दिया था। और जब मोहम्मद गौरी गया था तुम्हारा, तो मोहम्मद गौरी जब गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहीं पे छोड़ा और यालदोज और कुबाछा को, एक को तुम्हारा सिंध वाला क्षेत्र दिया और एक को तुम्हारा अफगान वाला क्षेत्र दिया। और इसको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है तुम्हारा वो दिल्ली वाला क्षेत्र देता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी दिल्ली को नहीं बनाया, लाहौर को बनाया। उसी समय कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तुम्हारा बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र को जीतने के लिए बख्तियार खिलजी को भेजा था। 1198 के अप्रोक्स में कहा जाता है कि ये व्यक्ति जो है, जिस समय रूलर भी नहीं बना था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी समय कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी को भेजा गया था इस वाले क्षेत्र में। और जब इस वाले क्षेत्र में भेजा गया तो कहा जाता है कि बंगाल को तो थोड़ा बहुत ले लिया था और बिहार को भी लिया था। जो बाढ़ बख्तियारपुर का नाम सुने होंगे, पटना से आगे ना बाढ़ बख्तियारपुर, ये जो बख्तियारपुर नाम है बख्तियार खिलजी के ही नाम पर पड़ा है तुम्हारा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसी समय कहा जाता है कि दानापुर के समीप एगो क्षेत्र है मनेर, और मनेर के पास जो है तुम्हारा बख्तियार खिलजी बीमार पड़ता है और भयंकर बीमार पड़ा। और कट्टर मुस्लिम था ये व्यक्ति। इसने कहा कि हम ठीक कैसे होंगे, इसको डर भी था कि हम मर जाएंगे। इसके कुछ लोग थे, इन्होंने, उसने कहा कि विश्व का सबसे फेमस यूनिवर्सिटी यही है, नालंदा विश्वविद्यालय, और यहाँ से हम जो है मेडिसिन डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को लेकर के आते हैं, आपको ठीक करवा देगा। बोला ठीक है। लेकिन बख्तियार खिलजी का कहना था कि हम ठीक हो तो एक मुस्लिम पद्धति के द्वारा ठीक हो, हम और अदर किसी भी सिस्टमेटिक ढंग से ठीक नहीं होना चाहते हैं। मेडिसिन डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को बुलाया गया। बोला चलो, बख्तियार खिलजी बुला रहे हैं। नाम से ही डर लगता था उन लोग को, लेकिन डरे डरे आया, ताकि हमको ठीक करो, लेकिन एक शर्त है, जो हमको जो तुम ठीक करोगे वो तुम्हारा मुस्लिम विधि के द्वारा हमको ठीक करना। बोला कि आप कुरान पढ़ते हैं? बोला हम एक बार, हम 5 बार कुरान पढ़ते हैं। तो बोला बस आप कुरान पढ़ते रहिएगा, ठीक हो जाए। बोला पगला उगला है कहा, वो रोज कुरान पढ़ते हैं, कहाँ ठीक हो रहे हैं। बोला अब हम बोल रहे हैं ना, आप कुरान पढ़िएगा, ठीक हो जाइएगा। बोला ठीक है। कुछ दिन कुरान पढ़ा और ठीक हो गया। ही वॉज शॉक्ड कि भाई साहब हम पहले भी कुरान पढ़ते थे, ठीक नहीं हुए, पगला कौन सा ऐसा जंतर मंतर मारा कि हम अब कुरान पढ़े तो ठीक हो गए। बोला कि अरे बुलाओ उसको फिर से, जो हमको ठीक करने के लिए आया था उसको बुलाओ। फिर से बुलाया गया। बोला कि चलिए आपको बुला रहे हैं। अभी लोग को डर लग रहा था कहीं मार उठ तो नहीं देगा, ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ। बोला डरना नहीं है, ठीक हो गए, बस आपको बुला रहे हैं। बोला ठीक है चलो। आया, वही डॉक्टर सबको बुलाया गया जो डॉक्टर पहले गया था। बोला एक बात बताओ कि तुम कैसे ठीक हुआ, हम कैसे ठीक हुए। तो बोला कि आप जब भी कुरान पढ़ते थे तो हम एक अंदाजा किए कि आप अपने थंब को जीभ पे मारते थे। देखे होंगे कई आदमी पैसा वैसा गिनता है तो नहीं मारते रहता है थंब को जीभ पे, और हम हर एक पेज के कॉर्नर पे मेडिसिन का पाउडर मिलाए थे, और आपको, हमको लगता है इसी से आप ठीक हुए। बोला सबको बांध लो।
इतना इतना आया तो बोला सबको बांधो। बोला कि पगला हम तुमको बोले थे कि हमको मुस्लिम पद्धति से ठीक करना। बोला कैसन पागल इंसान है, मर रहे थे तो बचेबो किए। बोला तो आप कुरान, तो बोला कुरान पढ़े तो इसका मतलब पाउडर मिला देगा तुम। बांध दिया जाता है और कहा जाता है कि वहीं पे मार दिया जाता है। और बख्तियार खिलजी को लगा कि भाई साहब जिस यूनिवर्सिटी का कुछ डॉक्टर इतना तेज हो सकता है तो यूनिवर्सिटी होगा कैसा तुम्हारा। बोला पूरा यूनिवर्सिटी बर्बाद कर दो। और नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवाया जाता है और आग 1-2 दिन नहीं 6 महीना तक आग जलते रहा। और तभियो कहा जाता है कि लाइब्रेरी में इतना किताब रखा हुआ था इस यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में कि 6 महीना तक पूरा किताब समाप्त नहीं हुआ। कुछ किताब तभियो बचल रह गया तुम्हारा। समझ सकते हैं कि 6 महीना तक आग लगना, समझ रहे हैं। और तभियो पूरा किताब समाप्त नहीं हुआ। जब जेम्स प्रिंसपे आया, उसके बाद चार्ल्स विलिंग्स आया, ऐसे ऐसे लोग आकर के नालंदा यूनिवर्सिटी से किताब लेके आया। और किताब में वो लोग खोज किया, किताब से वो लोग अपने भारतीय संस्कृति को जानने का कोशिश किया। और आप भी अभी लंदन के म्यूजियम में जाइएगा तो आपको नालंदा यूनिवर्सिटी का बहुत सारा बुक जो है आज भी लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है तुम्हारा। तो बख्तियार खिलजी जिस समय बिहार पे आक्रमण किया था उस समय मिथिला वाले इलाके में कर्नाट वंश का शासन चल रहा था। लेकिन बख्तियार खिलजी कर्नाट वंश वाले के साथ क्या करता है, नहीं करता है, और आगे क्या होगा इसका चर्चा आज नहीं करते, इसका चर्चा करते हैं हम लोग कल। एक बार बंद कर दो इसको, एक बार इसको बंद करो। ये अब एक बार ताल में ताल मिलाइए, नहीं तो बताइएगा। बोलेगा हर्षवर्धन के मरने के उपरांत, हर्षवर्धन के मरने के बाद उत्तर भारत में किस क्षेत्र को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। कन्नौज। कौन सा? कन्नौज। कौन सा? कन्नौज। कौन सा? कन्नौज। त्रिपक्षीय संघर्ष में कितने वंश? 3 वंश। कितने वंश? 3 वंश। कितने वंश? 3 वंश। है ऑनलाइन वाला, अब हम स्टेज पे है, जवाब दो यार। तो भाई साहब कितने वंश तुम्हारा? 3 वंश। पहला पाल, पहला पाल, पहला पाल, दूसरा प्रतिहार, दूसरा प्रतिहार, दूसरा प्रतिहार, तीसरा 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 पाल वंश का संस्थापक कौन? गोपाल। कौन था? गोपाल। राजधानी मुंगेर, राजधानी मुंगेर, राजधानी मुंगेर। धर्म बौद्ध, धर्म बौद्ध, धर्म बौद्ध, धर्म बौद्ध। विश्वविद्यालय बनाया था कायगो, कायगो। कौन सा? कौन सा? मदनपुरी ना। किस क्षेत्र में? किस क्षेत्र में? किस क्षेत्र में? बिहार शरीफ ना हो। गोपाल के बाद दूसरा रूलर, दूसरा रूलर वास्तविक संस्थापक किसे? धर्मपाल। वास्तविक संस्थापक धर्म, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक राजधानी मुंगेर, राजधानी मुंगेर, राजधानी मुंगेर। धर्म, धर्म एगो या दूगो विश्वविद्यालय? दूगो ना हो, एगो या दूगो? दोगो ना। पहला, पहला विक्रमशिला ना, दूसरा सोमपुरी, दूसरा विक्रमशिला किस क्षेत्र में? बिहार वाले ने। कहा? मिथिला वाला इलाका। कौन सा? भागलपुर न हो। और सोमपुरी कहां पे? बंगाल में, लेकिन वर्तमान में बांग्लादेश, वर्तमान में बांग्लादेश। एगो उपाधि या दूगो उपाधि? दूगो उपाधि ना। पहला परम सौगात, पहला परम सौगात, पहला परम हम दिए थे, आप दिए थे। कौन दिया था? कौन दिया था? हरिभद्र ना। दूसरा उत्तरापथ स्वामी, दूसरा उत्तरापथ स्वामी, दूसरा उत्तरापथ स्वामी के दिया था? तो डोडल ना। कहाँ का कवि? गुजराती। कहाँ की कवि? गुजराती कवि ना। धर्मपाल के बाद कौन शासक? कौन शासक? देवपाल ना। राजधानी मुंगेर, राजधानी, राजधानी, राजधानी मुंगेर ना हो। बोलेगा जावा का एक रूलर था, क्या नाम था? क्या नाम था? क्या नाम था? हराओ, हराओ। क्या नाम था? ब्रह्मपुत्र देव।
ठीक है, क्या नाम था? अब बोलेगा कि भाई साहब किस राजा से अथी मांगा था गांव, काय गो गांव दिया गया था, काय गो, काय गो, काय गो। बोलेगा कि भाई साहब हराया गया था ना पाल वंश के शासक को, क्या नाम था? मही, कौन नाम था? कौन नाम था? महिपाल ना हो, कौन नाम था? महिपाल। देखिए बीच में आप लोग लिपसिंग करते हैं, खास करके महिला लोग, लिपसिंग मत करो यार, है? तो महिपाल ना था, ओकरा कोई हराया ना हो, हम हराए, के हराया? हाँ, राजेंद्र प्रथम ना। राजेंद्र प्रथम किस वंश का? किस वंश का? किस वंश का? चोल वंश का ना। अब बोलेगा कि भाई साहब जब बिहार के प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश का बात करते तो कर्नाट वंश था। कर्नाट वंश बिहार के किस क्षेत्र में? मिथिला वाले क्षेत्र में ना। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन? नान्यदेव। कौन? नान्यदेव। नान्यदेव कब किया था? 10 10 10 कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा। अब मिले हम कल, ठीक है? ये ऑनलाइन वाला समझ आया? एक बार 5 दबाओ फटाफट। कह देते हैं हम अभी, अभी तुरंत मिलेगा, 2 मिनट के अंदर मिलेगा।